जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है गणित का प्रैक्टिस सेट। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट भी है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं। थोड़े से कम रखे हैं तो अगली वीडियो में ज़्यादा रख लूँगा, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। जो छात्र मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, वीडियो स्पेशली उनके लिए है, तो ध्यान से प्रश्न को देखें, समझें और सॉल्व करें। और देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो उसी तरह आपको समझना है। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। 3 पेंसिल का मूल्य दे रखा है हमें कि 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। हमसे पूछा गया है कि 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। भाई अगर आपको एक पेंसिल की वैल्यू पता हो, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो आप कितनी भी बता सकते हो कि कितनी भी पेंसिल कितने की होगी। मैं आपसे पूछूं कि 3 पेंसिल कितने की होगी, आप सीधा बताओगे कि एक पेंसिल 5 की है, तो 3 पेंसिल होगी 15 की। अगर आपसे 15 पेंसिल की वैल्यू पूछी तो आप सीधा बता दोगे 15 पंजे 75, यानी 75 रुपये हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप गुणा ही तो कर रहे हो। यानी अगर आपको एक पेंसिल का मूल्य पता हो तो आप कितने का भी निकाल लोगे। तो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो अगर आप एक पेंसिल का आपको निकालना है तो क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए 20/3 कर देंगे। जब ज़्यादा की वैल्यू दी गई हो और कम की हमें निकालनी हो, ज़्यादा की मतलब यानी 3 की वैल्यू हमें दे रखी थी, हमें कम की निकालनी है, 1 की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। और जब कम की वैल्यू दी गई हो और ज़्यादा की हमें निकालनी हो तो हम करते हैं गुणा। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य 20/3 होगा, क्योंकि देखो ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये कट नहीं सकता, तो हम इसे काटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसे जुगा तो रख लेंगे। अगर जुगा तो रख लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालना है। 6 दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती है, 12 होती है। तो 6 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 12×6 = 72 हो जाएगी। तो 72 पेंसिल का मूल्य पूछा गया हमसे। तो जब एक का मूल्य 20/3 रुपये है, तो 72 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। जब एक का 20 रुपये, तो 72 का क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू दी गई हो और हमें ज़्यादा की निकाल ली, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 20/3 में यानी एक पेंसिल के मूल्य में हम गुणा करेंगे किसकी, 72 की। ठीक है, जब एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो अगर आपको 2 पेंसिल की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो, 5 × 2 करते हो ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेंसिल के मूल्य में से हम क्वांटिटी की गुणा कर रहे हैं जितनी की हमें निकालनी है। तो हम एक पेंसिल के मूल्य में से हम क्वांटिटी की गुणा कर रहे हैं जितने की हमें निकालनी है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 72 पेंसिल निकालने के लिए हमने गुणा कर दिया, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3×4 = 12, और ये 24 कट गया, 24 दूनी 48। भाई ऊपर की ऊपर गुणा, इसकी आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 24 दूनी 48 यानी 480 रुपये बैठेगा। तो यानी सिंपल सी बात है, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया हमने क्या करा। अगर हमें एक पेंसिल की वैल्यू पता हो तो हम कितने की भी निकाल लेंगे। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये था। ठीक है, हमने पहले एक पेंसिल की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने 6 दर्जन की यानी 72 पेंसिल की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीन के एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, ध्यान से समझना है प्रश्न को। एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। यानी 3 लीटर पेट्रोल जो है ना, वो उसमें एक छेद हो रहा है बर्तन में, उसकी वजह से 3 लीटर पेट्रोल जो है वो निकल जाता है। तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। प्रतिशत का मतलब है कि कितने परसेंट में निकालना है, मैं परसेंट में बताना है कि कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देखो उसमें टोटल कितने पेट्रोल था, 20 लीटर पेट्रोल था। ठीक है, उसमें 3 लीटर पेट्रोल जो है वो निकल गया, तो बचा कितना है, बचा है 17 लीटर बचा है ना। भाई 20 लीटर था, 3 लीटर बह गया, तो बचा क्या है, 17 लीटर पेट्रोल बचा है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, कितना लीटर पेट्रोल बचा है, 17 कितने में से बचा है, पहले कितना था, 20 था। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 की गुणा करते हैं। परसेंट निकालने के लिए हम 100 की गुणा करते हैं। कुछ भी आपको परसेंटेज में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो भाई अगर आपको से पूछा कि 1/2 का परसेंटेज निकालो, तो मल्टीप्लाई 100 गुणा 100 रख देना है सीधा। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई रखते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो 20×5 = 100 और 17×5 = 85, तो यानी आंसर क्या आया, 85 आया। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा चौथा सही है। यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया ना। भाई 20 लीटर पेट्रोल था, 20 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 3 लीटर जो है वो खो गया। खो गया नहीं मतलब निकल गया, बह गया। ठीक है, तो बचा कितना है, 17 बचा है।
बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई 100 लगाना है। कितना लीटर पेट्रोल रह गया, 17 रह गया। कितने में से रह गया, 20 में से रह गया। 17/20 और गुणा 100। 100 तो हमें लिखना ही है, मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो 20×5 100, 17×5 85, यानी 85% जो आंसर आया वो परसेंट में होगा। तो परसेंट जो है वो पेट्रोल रह गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, चौथा सही है। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, बिल्कुल पूछ लेना, बेझिझक पूछ लेना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कौन कौन सी? 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार है। देखो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, बट आसान ऐसे प्रश्न आए हैं, ये पेपर में आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 3 माप दे दिया आपको, 5, 12 और 13, आपसे पूछा जाए कि इन मापों से कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, इन मापों से कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा बड़ी भुजा के, ठीक है। बड़ा होगा, 12 और 5 17 है, तो 17 बड़ा है 13 से, यानी इससे त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शंस में माप दे रखी थी कि ABCD, बताओ इनमें से किस से त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, और बिल्कुल टेंशन मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझसे कनेक्ट रहना, ठीक है। तो बस मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लेकर आता रहूँगा। थोड़े क्वेश्चन लिए हैं, अगली वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा। तो हमें बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। भाई समबाहु में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं यानी अगर कोई त्रिभुज है तो उसकी ये भुजाएं 5, ये भुजाएं 5, ये भी भुजा 5 होती है। तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है। अब जब तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है तो ये समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं, तो ये तो कट गया, ठीक है। सम द्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा वाला। तो इसमें दो भुजाएं कोई सी समान दिख रही है क्या? एक तो 5 है, एक 12 है, एक 13 है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, क्योंकि दो भुजाएं समान नहीं है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कैसे निकालोगे, उसका छोड़ दो। अधिक कोण हम किसी और वीडियो में देखेंगे, आराम से देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। बट इसमें क्या है कि एक आखिरी ऑप्शन बच रहा है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज चेक करने का आसान तरीका है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जैसे भाई वही आपको पता है ना, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यानी 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के, यानी 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 13 169 हो जाएगा, और बराबर 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ 12 12 144 हो जाएगा, तो 144 ही हो जाएगा। और बस इन्हें प्लस कर देंगे तो 169 हो जाएगा, और यहाँ 25 और 144 जोड़ के 169 ही होगा, 169। तो दोनों साइड बराबर आ रही है, तो हमें क्या पता चला कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर होगा, बराबर है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के, यानी योग का मतलब प्लस के। तो यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। तो योग कौन सा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 100% सही है, कोई गलती नहीं है। थोड़ी सी स्पेलिंग देखो, मैं समझाने का बस मेरी वॉइस पे ध्यान दो, और जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग गई भाड़ में, ठीक है, तो उसे इग्नोर करो, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बस मेरे से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न पेपर में आए हैं, आपको कोणों की जानकारी होनी चाहिए कि कोण कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। न्यून कोण किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो वह कोण न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है, तो वह कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। समकोण आपको पता है कि ये 90 डिग्री वाला कोण, यानी 90 डिग्री का कोण वह समकोण कहलाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण, अच्छा इसके अलावा 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है मेरे को, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो वह वृत्त कोण, उसे वृत्त कोण भी बोलते हैं, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 270 डिग्री माप ये किस कोण के अंतर्गत आ रही है, भाई आपको पता है कि प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वही कोण
प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो 270 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, 360 से कम है। ठीक है, तो ये कौन सा कोण होगा, ये होगा सीधा प्रतिवर्ती कोण, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, कैसी होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। ठीक है, अभी तो आप बिल्कुल माइंड फ्रेश है आपका, तो इसलिए आंसर आप आराम से दे सकते हो। बट जब आपको प्रेशर मिलेगा ना, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, ठीक है, टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से बहुत से प्रश्न गलत कर जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखना, टाइम का प्रेशर बिल्कुल मत लेना, बस कोशिश करना कि जितनी जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, टाइम तो है ही, कम तो होता ही जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है। भाई समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है समान अंतर पर। समान अंतर का मतलब होता है कि सारी जगह समान अंतर है, बिल्कुल समान अंतर है, दूर दूर तक चाहे कहीं भी चले हो समान अंतर है। तो समान अंतर है तो वे क्या होंगे, वे कभी मिलेंगी नहीं दो रेखाएं। ठीक है, बढ़ती चली जाएंगी समान दूरी पर, दूरी समान रहेगी उनकी। ठीक है, तो बराबर रहेगी यानी दूरी, तो भाई कभी मिलेंगी नहीं, तो घटती तो है, ये नहीं होगा, घटेगी भी नहीं, बढ़ेगी नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि समान अंतर रहेगा। ठीक है, और बस क्या रहेगा इसका, बराबर रहेगी, ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी वैसे कटी है। ठीक है, घट या बढ़ सकती है, घट भी नहीं सकती, बढ़ भी नहीं सकती। जब समान अंतर लिखा है, समान अंतर, तो यानी समान अंतर पर है, तो यानी बराबर है, तो बराबर है तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई बराबर दूरी पर रहेगी। तो बस यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन क्या होगा, यानी आधी टंकी भरी हुई है, उसमें जल का आयतन बताना है हमें। एक आयताकार टंकी, यानी टंकी किस शेप की है, आयताकार की है। अब टंकी को आपको पता होना चाहिए ना, टंकी वैसे नॉर्मली किस शेप की होती है, वो होती है घनाभ के शेप की। किसकी, घनाभ के शेप की। और घनाभ कैसा होता है, घनाभ ऐसा होता है दिखने में। ठीक है, बस उसके थोड़े से जोड़ बना दो और ये हमारा घनाभ हो गया। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, बस सही है वैसे तो। ठीक है, तो घनाभ की शेप की होती है टंकी जो होती है, आयताकार टंकी जो है ये आयत की शेप की है, आगे आगे से फ्रंट से। तो बस वह आगे से देख रहा है, कोई भी देख रहा है तो, बट वह घनाभ की शेप की होती है, क्योंकि उसके अंदर पानी होगा ना, तो पानी तो उसके अंदर ही होगा जो घनाभ की शेप की होगी। तो लंबाई क्या दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी है, यानी एल दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर दे रखी है। और लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हमें दे रखी है 2.4, और हाइट हमें दे रखी है, गहराई जो है वो हाइट ही कहलाएगी, क्योंकि नीचे से रहेंगे तो ऊपर हाइट ही तो रहेगी, वो 1 मीटर दे रखी है। और बस उसका आयतन क्या होगा, भाई जल का आयतन उसने कहा है कि आधी भरी हुई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, आधी भरी टंकी है। ठीक है, आधी यानी आयतन भी आधा हो जाएगा। ठीक है, आधी, आयतन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितना पानी भर सकता है। ठीक है, आयतन का मतलब यही है। तो हमें क्या करना है कि आयतन निकाल लेना है, उसका आधा कर लेना है, यानी L × B × H और बटे 2 कर देंगे। अब 2 कर देंगे तो आधा, आधे का मतलब क्या है, उसका आधा करना है, यानी बटे में 2 कर देना। ठीक है, वैसे नॉर्मली फॉर्मूला जो है वह L × B × H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होती है। बटे 2 हमने आधी की वजह से करा है कि आधा पूछा है तो बटे में 2 कर दिया हमने। ठीक है, चाहे आप आंसर निकालने के बाद ही बटे में 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 × 2.4 और ×1 और बटे में हो जाएगा 2, तो 24 दूनी 48, 24 सिक्का 144, ही कम 144, यानी क्या आएगा 144, यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी 14.4 बटे 2, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, तो बटे में 2 हो जाएगा। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई में 10 लगाएंगे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 7.2। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड आप करके देखो 7.2, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ही अगर आपने सीख ली तो बस टाइम तो आप पूरा बचा लोगे। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर 7.2, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया ना कि 6 मीटर लंबाई थी, 2.4 मीटर जो है चौड़ाई थी और 1 मीटर गहराई थी, तो हमें क्या करना था, आयतन निकालना था, वो भी आधी भरी टंकी का। तो आयतन का भी आधा हो जाता, तो आयतन देखो, ये मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो करी है, ये सारी की सारी वेस्ट है, क्योंकि वजह क्या है कि आप पेपर में हो तो आप इतना सब कुछ थोड़ी ना लिखोगे, आप तो सीधा सीधा कर दोगे, 6 × 2.4 और ×1 और अपॉन में 2 और सीधा काट पीट करके सीधा आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि करना कैसे है आपको, आप जो सही रूल क्या है, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं वो रूल क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सीधा बस यही वाली कैलकुलेशन करोगे और सीधा आप पेपर में करके छुट्टी कर दोगे। ठीक है ना, तो बस टाइम बचाना वो आपका काम है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इनमें जितनी जल्दी आप करने का सीख सकते हो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 24 सिक्का 144 हो गया और डिवाइड हमने करी 7.2 आया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्गमूल 64, मैं रूट नहीं बोलूंगा, मैं वर्गमूल बोलूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वर्गमूल 64 और घनमूल 64 का मान क्या होगा, माइनस बीच में लग रहा है। बाय अंडर रूट 64 यानी 64 का वर्गमूल और माइनस घनमूल, घनमूल का साइन होता है ये।
ठीक है, ये घनमूल का साइन है कि घनमूल 64, इसका मान क्या निकलेगा भाई, वर्गमूल क्या होगा 64 का, 8 होगा भाई। ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या ही गुणा करके 64 आए तो वो 8 हो गया। और घनमूल 64 का भाई ऐसी संख्या जिसकी उस संख्या में 3 बार गुणा करने के बाद 64 आए तो वो हो जाएगा 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 यानी 3 बार। और बस यानी इसका जो आंसर आएगा घनमूल जो आएगा वो 4 आएगा। 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो बस हमारा आंसर क्या होगा सही, हमारा आंसर होगा पहला सही यानी 4। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं पहले, फिर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं होता जब तक हमें पता ना हो उसे सॉल्व करने का सही तरीका, तब तक हमें हार्ड लगता है। अगर हमें सॉल्व करने का सही तरीका पता चल जाएगा तो वह हार्ड लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरल कीजिए। तो देखो ऐसे भी प्रश्न पेपर में आते हैं और मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपको। बस आपको क्या करना है, बोर्डमास भाई का जो है नियम वो आपको फॉलो करना है, यानी इसे सॉल्व करके आंसर बताना है हमें। तो हमें क्या करना है कि 1/3 ये लिखा है ऐसे, प्लस 7/9 और डिवाइड ब्रैकेट है 7/10 और मल्टीप्लाई 5/4। बोर्डमास भैया हमें कहते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से रखना, BODMAS। तो बोर्डमास भैया हमें कहते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 5 × 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई यानी 7 × 7 आ जाएगा यहाँ, और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 7/8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको पता है। बट यहाँ लग रहा है डिवाइड का साइन। ठीक है, डिवाइड को हमें सॉल्व करने से पहले मल्टीप्लाई में बदलना पड़ता है। मल्टीप्लाई में कैसे बदलेंगे, 1/3 प्लस 7/9। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड का, तो जो इससे इधर की साइड संख्या होगी, यानी ये जो सॉल्व करके आएगा, आंसर क्या है, इसे सॉल्व करके ये आंसर आया, तो आपको पता है कि इसकी उल्टी पलटी हो जाएगी। जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही उल्टी पलटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो संख्या अल्टी पल्टी हो जाती है। ठीक है, 7 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा। अब देखो 7 से 7 कटा, ऊपर क्या बचा 8 और नीचे बचा 9, तो बस 1/3 और प्लस 8/9 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ बोर्डमास भैया कहते हैं पहले डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो, और डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करो। ठीक है, तो हम रूल के हिसाब से चलना है। तो 8/9 आ गया, और क्या करना है कि बस एलसीएम लो, 9 आ गया। जो हर है उसे एलसीएम को भाग दो हर से। तो 3 × 9, तो जो आंसर आया उसकी अंश में गुणा करो। 9 × 9 तो 9 1 की गुणा होगी, 8 × 8 हो गया। ठीक है, तो 3 × 3 और 8 × 8 हो गया। तो क्या आंसर आया, 8 और 3 11 हो गया। तो 11/9 आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, दूसरा सही है। ठीक है, तो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने आपको ध्यान से सॉल्व करवाए हैं। दोबारा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस संक्रिया को सॉल्व कीजिए, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही प्रश्न आए हैं, मैंने बताया आपको। और करने का क्या तरीका है, एक प्रैक्टिस के लिए होगी आपकी। तो प्रैक्टिस क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 9 और 7 सीधा क्या आ जाएगा, 9 और 7 को जोड़ देंगे पहले। 9 और 7 आ जाएगा 16, तो 16 डिवाइड 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 4 × 16 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और 5 × 20, तो आंसर क्या आया, 20 आया। तो बस सीधा ऑप्शन है तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पता है मुझे, आपको तो आता ही होगा। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की एक परिधि है, यानी इनमें से कौन सी 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्या बोला है, व्यास वाले, क्योंकि त्रिज्या नहीं बोला, व्यास बोला है। ठीक है, तो प्रश्न आधे अधूरे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन गलत होना बनता है वो। ठीक है, तो व्यास बोला है, तो व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है, तो 11.3 सेंटीमीटर है। ये तो हमें बताना है कि कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, व्यास के लिए पहले त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। परिधि निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, व्यास कितना है कि 3.5 है, और उसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी उसका आधा यानी 2। पॉइंट हटाओ, मल्टीप्लाई में लगाओ 10, तो 35/20 हो जाएगा। तो 35/20 लिख लो इसे। अब परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का जो फॉर्मूला है वो है 2πr। भाई वृत्त की परिधि 2πr, तो 2 × 22/7 और गुणा आर क्या है, आर है हमारा 35/20। अब बस डिवाइड कर लो, 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 5 × 20, और बस 2 दूनी 4 और 2 से ये कटेगा, 2 × 2 2 × 2, तो यानी क्या बचा, बस सब कट पिटा के 11 बचा है। तो बस 11 हमारा क्या है,
उसकी परिधि है नहीं 11 सेंटीमीटर। ये रहा ऑप्शन, बिल्कुल दूसरा हमारा सही है। समझ में आया ना। प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सबसे पहले तो पता करो कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त। हमें निकालनी है उसकी परिधि। परिधि निकालने में जो हमें फॉर्मूला लगता है वो लगता है 2πr। अब 2πr में 2 का मान हमें पता है, 2 की जगह तो 2 रखते हैं, पाई की जगह 22/7 रखते हैं, ये भी पता है। बट r की जगह r हमें पता नहीं है। r निकाली और r निकाल के हमने क्या करा कि बस 2πr में उसका मान रख दिया और फिर कट्टा पिट्टी करी और बस 11 हमारा निकल गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था। प्रश्न को बस पढ़ना ध्यान से होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो आप सिंपल सा कर दोगे कि देखो टॉप के क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं। अब 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो नॉर्मल रहेंगे जो हर कोई सॉल्व कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो मैथ का। बट जो 10 क्वेश्चन होंगे ना वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे, उसी में ही कंपटीशन होता है। जो बंदा उन्हें सॉल्व कर लेगा वो बंदा आगे जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आसान और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो टफ होंगे। तो ये आसान क्वेश्चन में से ही है। 8 किलोग्राम किलोग्राम में से किलोग्राम घटाओगे और ग्राम में से ग्राम में घटाओगे और बस इसे कर दोगे। भाई 8 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 8 में से 3 गए तो बचा 5 और बचा किलोग्राम में से किलोग्राम घटाओ 10 में से, भाई सीधा माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो और बस बचेगा क्या कि भाई 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ बचे 4 और 14 7 बचा है। ठीक है, और भाई देखो ना 5 कहाँ लिखा है, 5 सीधा पहले पहले वर्ड में पता चल गया हमें। ठीक है, हम कहीं और क्यों करें, हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करें। हमें पहले 8 में से जब किलोग्राम में से किलोग्राम घटाया हमने तो हमें यही आंसर मिल गया। बल्कि पहले इधर से इधर स्टार्ट करते हैं, बट कोई नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ भी बड़ी दिखी यहाँ भी छोटी दिखी, तो आपको पता है बड़ी में से छोटी घटेगा, यहाँ भी बड़ा है यहाँ भी छोटा है, बड़े में से छोटा ही घटेगा। तो बस 8 में से 3 घटा के मुझे दिखा कि 5 आया तो 5 ही है ना, बस सीधा एक ही ऑप्शन में 5 है तो कहीं और क्यों देखना। क्लियर है ना, ध्यान से समझना है प्रश्न को। थोड़ा पूरा सॉल्व करने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, हम थोड़ा सॉल्व करने से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान ज्ञात कीजिए। सीधा देखो, पहले तो साइन साइन की मल्टीप्लाई कर लो, आसान सा है। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर तो माइनस में आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, आप संख्या संख्या गुणा कर लो। अब उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको संख्या गुणा करने में 5 से स्टार्ट करो। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 चौक 12 यानी 120, 120 की 6 में 12 15 12 6 72 यानी 720 आएगा। तो बस 720 5 से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया। अब देखो माइनस का साइन है और 720 है, तो माइनस का 720 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो क्लियर सा सिंपल सा आसान सा प्रश्न था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, यानी शुरुआत का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, तो तापक्रम कितना होगा अंतिम वाला। ठीक है, सबसे पहले तक कितना था, 27 था। देखो एंड में दे रखा है प्रारंभिक तापमान 27 था, 27 डिग्री सेल्सियस। उसमें शुरू में तापक्रम जो है 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो 18 जोड़ दो। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15 का 5 का असर लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब उसमें फिर 23 घटता भी है। ठीक है, 23 घटा दो तो बचा क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस। तो बचा क्या है, 2 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है, 22 बचा है। तो ये तो सिंपल सा, कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा था। ये बीएड में आया है। ठीक है, तो बीएड एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो 22 डिग्री सेल्सियस था इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल सा प्रश्न था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। 4 अंकों की वृत्तियों और न्यूनतम संख्याओं का योगफल है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। और बस इसका योगफल हमें निकालना है। तो जोड़ दो, 9 9 9 9 और 1 10। तो ये रहा 10 999, 10 999 कहाँ है, ये रहा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तो मैंने थोड़े प्रश्न लिए हैं, तो अगली बार मैं ज़्यादा प्रश्न लेकर आऊँगा और टॉप के और थोड़े से टफ वाले प्रश्न भी लेकर आऊँगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।